हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का डायमंड साइंस क्लास एच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। और आज की इस क्लास में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा संक्षारण के बारे में, और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकृत गणिता के बारे में, यानी कि संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गणिता किसे कहते हैं। इन दोनों टॉपिक्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हम सभी एग्जाम्पल्स को एक एक करके देखने वाले हैं। और इस संसारण में और विकृत गणिता में जो एग्जाम्पल है, ये राजस्थान बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड में बहुत सी बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जो संक्षारण और जो विकृत गणिता है इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जैसे संक्षारण किसे कहते हैं, जब हम किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं। जब हम किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो वह नमी, आर्द्रता, जल, अम्ल आदि से क्रिया करने के बाद में नष्ट हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं संक्षारण। स्टूडेंट्स, चलिए इसको लिखते हैं। जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वह नमी, यानी कि H2, आर्द्रता, अम्ल आदि से क्रिया करके नष्ट हो जाती है। आदि से क्रिया करके नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वह नमी से या आर्द्रता से या अम्ल से आदि से क्रिया करने के बाद में नष्ट हो जाती है। तो जो नष्ट होने की प्रक्रिया है इसको अपन बोलते हैं संक्षारण। जैसे कि आपने कोई धातु वायुमंडल में खुला छोड़ा, वायुमंडल में खुला छोड़ने के बाद में वो नमी से, आर्द्रता से, अम्ल से आदि से क्रिया करने के बाद में नष्ट हो जाती है। यानी कि वो जो धातु होती है उसके ऊपर एक अन्य परत जम जाती है, और अन्य परत जमने के बाद में वो धातु धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो जो नष्ट होने की प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे कि इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण देखो, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में भी पढ़ा था, लोहे पे जंग लगना। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वह है लोहे पे जंग लगना। तो लोहे पे जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो लोहे पे जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, एक प्रकार से संक्षारण की प्रक्रिया है। तो लोहे पे जंग लगना एक इसका एग्जाम्पल है, ये संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है, यानी कि संक्षारण है या विकृत गंधिता है, या इसके अलावा और भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है लोहे पे जंग लगना एक प्रकार से संक्षारण की प्रक्रिया है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। तो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार से संक्षारण है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना कौन सी प्रक्रिया है, यानी कि संक्षारण है या विकृत गंधिता है, या इसके अलावा और भी दे सकता है, जैसे द्विविस्थापन भी दे सकता है या विस्थापन अभिक्रिया भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है चांदी के ऊपर काले परत चढ़ना कौन सी प्रक्रिया है,
एक प्रकार की संक्षारण है, और लोहे पे जंग लगना भी कौन सी प्रक्रिया है, एक प्रकार से संक्षारण है। इसके अलावा इसका जो तीसरा एग्जांपल है वो इस प्रकार से है, तांबे के ऊपर, यानी कि जो कॉपर होता है, तांबे के ऊपर, तांबे के ऊपर हरे परत का चढ़ना, हरे परत का चढ़ना। तो तांबे के ऊपर हरे परत का चढ़ना, ये भी कौन सी प्रक्रिया है, ये भी एक प्रकार से संक्षारण की प्रक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काले परत का चढ़ना और तांबे के ऊपर हरे परत का चढ़ना, ये कौन सी प्रक्रिया है, ये सबके सब संक्षारण की प्रक्रिया है। स्टूडेंट्स, चांदी के ऊपर काले परत का चढ़ना, यानी कि चांदी के ऊपर काले परत चढ़ते हैं, इसका क्या कारण है, इसका तात्पर्य है जो चांदी है ये किससे क्रिया करती है, तो जो चांदी है ये सल्फर से क्रिया करती है, और सल्फर से क्रिया करने के बाद में चांदी कैसे हो जाती है, काली हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चांदी है, चांदी के ऊपर काले परत क्यों चढ़ती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि किससे क्रिया करती है बताओ, ये सल्फर से क्रिया करती है ना, सल्फर से क्रिया करने के कारण, है ना। यानी कि जो चांदी है सल्फर से क्रिया करती है, और सल्फर से क्रिया करने के बाद में ये काली पड़ जाती है। उसी प्रकार से तांबे यानी कि कॉपर के ऊपर हरी परत का चढ़ना, तो तांबे के ऊपर या कॉपर के ऊपर हरी परत का चढ़ना, यानी हरी परत क्यों चढ़ती है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो तांबा है ये कार्बन डाइऑक्साइड से यानी CO2 से क्या करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, क्रिया करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने के बाद में जो तांबा है, तांबे के ऊपर यानी कौन सी परत चढ़ जाती है, यानी हरी परत चढ़ जाती है। उसके बाद में पूछा जाता है कि संक्षारण से बचाव के क्या उपाय है, यानी कि संक्षारण से बचने के उपाय, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। संक्षारण से बचने के उपाय, उपाय या तरीके, यानी कि संक्षारण से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, संक्षारण से बचने का जो पहला उपाय है ये इस प्रकार से है ना, यानी कि पेंट करके, यानी कि जो धातु है उसके ऊपर आप पेंट करके या ग्रीस लगाकर, है ना, या ग्रीस लगाकर, यानी कि धातु के ऊपर पेंट करके या ग्रीस लगाकर आप उसे संक्षारण से बचा सकते हो। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल है मिश्र धातु का निर्माण करके, मिश्र धातु का, मिश्र धातु का निर्माण करके, यानी कि मिश्र धातु का मतलब होता है दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने के बाद में, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने के बाद में जो धातु बनती है उसको अपन बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे कि जो पीतल है ना, जैसे जो पीतल है, जैसे पीतल, यानी कि पीतल क्या है, एक प्रकार से, पीतल एक प्रकार से मिश्र धातु है, और पीतल में दो धातु होती है, जिसमें से जो पहली धातु है वो होती है जिंक, और दूसरी धातु है वो होती है कॉपर। तो जो पीतल है, इस पीतल का निर्माण जिंक और कॉपर यानी कि दो धातुओं से मिलने के बाद में होता है। तो जो पीतल है इस प्रकार से मिश्र धातु है, और मिश्र धातुओं पर जंग नहीं लगती है। उसके बाद में जो इसका जो तीसरा उपाय है बचने का वो इस प्रकार से है, यशद लेपन, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनीकरण करके संक्षारण से बचा जा सकता है, संक्षारण से बचा जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये संक्षारण से बचने के उपाय है जो आपको ध्यान रखना है। इसका पहला उपाय है पेंट करके या ग्रीस लगा के, दूसरा उपाय है मिश्र धातु का निर्माण करके, और तीसरा उपाय है यशद लेपन या गैल्वेनीकरण करके। ये आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स ये पूछा जाता है कि यशद लेपन किसे कहते हैं, तो यशद लेपन का मतलब होता है लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक धातु का निर्माण करना। यानी कि यशद लेपन किसे कहते हैं, ये भी एक दो बार पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यशद लेपन किसे कहते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत का निर्माण करना क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आप यशद लेपन को भी लिख सकते हैं,
यानी यशद लेपन किसे कहते हैं? तो यशद लेपन, यशद लेपन लोहे की वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जिंक की परत का निर्माण करना, जिंक की परत का निर्माण करना, जिंक की परत का निर्माण करना यशद लेपन कहलाता है। यशद लेपन कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि लोहे की वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत का निर्माण करना क्या कहलाता है? यशद लेपन। यानी कि इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि लोहे की जो वस्तु है उसको किससे बचाना है? जंग से बचाना है। तो जंग से बचाने के लिए किसका निर्माण करना है? जिंक की परत का निर्माण करना है। जयपुर जंग याद रखना है और जो जयपुर क्या ध्यान रखना है? जिंक ध्यान रखना है। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किस परत का निर्माण करना? जिंक की परत का निर्माण करना यशद लेपन कहलाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कि यशद लेपन किसे कहते हैं, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विकृत गंधिता के बारे में, यानी कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता, तो जब वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री को, तेलीय खाद्य सामग्री को, तेलीय खाद्य सामग्री को वायुमंडल में, वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है तो, खुला छोड़ा जाता है तो, खुला छोड़ा जाता है तो, जाता है तो वह वायु से क्रिया करके, वायु से क्रिया करके, वायु से क्रिया करके उपचयित हो जाती है, उपचयित, उपचयित हो जाती है, उपचयित हो जाती है, जिससे, जिससे उसके स्वाद व गंध में, उसके स्वाद व गंध में, स्वाद व गंध में परिवर्तन, परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जब वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वे वायु से क्रिया करने के बाद में, यानी कि वायु से क्रिया करके उपचयित हो जाती है, यानी ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे उसके स्वाद व गंध में, स्वाद व गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपन अपन कहते हैं विकृत गंधिता। स्टूडेंट्स आपको यह भी ध्यान रखना है कि विकृत गंधिता से बचाव के क्या उपाय है। तो अगला अपना रहने वाला है विकृत गंधिता से, विकृत गंधिता से बचने के उपाय, विकृत गंधिता से बचने के, बचाव के उपाय। बचने के उपाय, तो इसका जो पहला उपाय है
वो इस प्रकार से है कि जो तेल या खाद्य युक्त सामग्री है उसमें प्रतिऑक्सीकारी पदार्थ मिला सकते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारी पदार्थ मिलाकर, प्रतिऑक्सीकारी पदार्थ मिलाकर, यानी कि तेल या खाद्य सामग्री में प्रतिऑक्सीकारी पदार्थ मिलाकर हम विकृत गंधीयता से बच सकते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारी पदार्थ मिलाकर, उसके बाद में इसका जो दूसरा पॉइंट है वो इस प्रकार से है, खाद्य सामग्री को वायुरोधी पात्रों में, वायुरोधी पात्रों में बंद करके, वायुरोधी पात्रों में बंद करके संक्षारण से बचा जा सकता है ना। खाद्य सामग्री को वायुरोधी पात्रों में बंद करके भी किससे बचा जा सकते हैं, विकृत गंधीयता से बचा जा सकता है। उसके बाद में जो तीसरा टॉप पॉइंट्स है वो इस प्रकार से है, यानी कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके विकृत गंधीयता से बचा जा सकता है। इसका जो चौथा पॉइंट है इस प्रकार से है, शीतलीकरण करके, शीतलीनी या फ्रिजीकरण है ना, या फ्रिज में रखकर है ना, फ्रिज में रखकर, फ्रिज में रखकर इस प्रकार से विकृत गंधीयता से जो बचाव के उपाय है ये इस प्रकार से है, प्रतिऑक्सीकारी पदार्थ मिलाकर, खाद्य सामग्री को वायुरोधी पात्रों में बंद करके, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके और फ्रिज में रख करके। तो स्टूडेंट्स, आज अपन ने पढ़ा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। इसमें सबसे पहले पढ़ा था संक्षारण, उसके बाद में दूसरा पढ़ा विकृत गंधीयता, और इन दोनों के बचाव के